देखिए एक बार फिर से ध्यान दीजिए सारे लोग, बोलना नहीं है, ये बंद करो। ये नहीं समझ में आएगा तो डंडा खा लो, सही है, नहीं तो ये नहीं समझ पाओगे। चलिए ना देखते, आवाज नहीं होनी चाहिए। देखिए हमारी केमिस्ट्री अगर आपको समझनी है और आसान बनाना है तो इसको पढ़ना है। जितनी भी बेसिक चीजें पढ़ाई की हुई है, जितना भी हमने बेसिक पढ़ाया हुआ है, चाहे वो इनऑर्गेनिक का हो या ऑर्गेनिक का, वो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। अदरवाइज ये केमिस्ट्री तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तब वही करेंगे, एक आध दो लेसन देखेंगे पढ़ा करके अपने तरीके से, हमें फिर उसके बाद वैसे जैसे रटने वाला काम होता है वही करवाएंगे तुम लोग। बेसिक जितना पढ़ाया है उसको दिमाग में रखें, उसको लिख के रखें, समझे ना, काम पड़ता रहेगा। देखिए रासायनिक समीकरणों को याद करना आसान कैसे बनाया जाए, है ना, उसके लिए हमने जो है ट्रिक बनाई है, और वो ट्रिक आपके सामने थी, उसमें शायद अभी कुछ ना समझ पाए हो आप लोग, लेकिन अभी देखेंगे तो समझ जाएगा। यहाँ पे ट्रिक को समझेंगे और घर से उसका रिएक्शन करके लेके आएंगे आप लोग। आज से एक काम ये, हम अगर मान लो कहना भी भूल गए तब भी आप लोग किए रहेंगे, समझे ना। स्टार्ट करें। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, क्यों जी, हेलो एल्केन पढ़ रहे हैं, और उनके बनाने की सामान्य विधियां, क्यों जी, बनाने की सामान्य विधियां मतलब वो कैसे बनेंगे, उनके रासायनिक समीकरण हम लोगों को याद करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमने एक जो है ट्रिक बनाई थी, एक सेंटेंस बनाया था, और बनाने की सामान्य 7 विधियां जो है वहाँ पे बताई गई थी, क्यों। चलिए बताइए वो ट्रिक क्या थी। एक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक है, पहले हमने बताया था ये पहला रिएक्शन है आपका, ऐसे नंबर एक डाल लीजिएगा। एक का मतलब क्या हो गया आपका, एल्केन, और ये है मतलब क्या हो गया, ये एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा, किसके द्वारा, एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। हमको बनाना क्या है भाई, हमको बनाना क्या है, RH ना, हेलो एल्केन, X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पे क्लोरीन बहुत ज़्यादा क्रियाशील है, बहुत ज़्यादा विद्युत क्रियात्मकता का तत्व है, तो इसलिए जनरल तौर पे जब हम हेलो एल्केन की बात करेंगे तो ये इन तीनों की बात करेंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन भी बना सकते हैं आप, उसी विधि से बना सकते हैं, परंतु ये ज़्यादा एक्टिव होने के कारण सामान्यतः इसके यौगिक प्राप्त नहीं हो पाते हैं, ठीक है, रेयर केस में प्राप्त होते हैं। तो X की जगह पे R कितना हो सकता है, R की जगह पे तुम्हारी मर्जी, CH3 एक कार्बन का रखोगे CH3, 2 कार्बन का रखोगे तो CH3 CH2 या C2H5, तीसरा रखोगे CH3 CH2 CH2 या C3H7, है ना, जितना आप रख सकते हो, जितना आप बना सकते हो। X के यहाँ पे क्या है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देखिए जो हमने ट्रिक बनाई है उसमें हमें एक चीज पता है कि क्या बनेगा, RH। बस हमको जानना क्या है कि किससे और किससे क्रिया करानी है, हमें A को जानना है और B को जानना है। इन दोनों की क्रिया कराने के बाद क्या बन रहा है आपका, RH। RH के बाद जो C बनेगा वो हमारा बुद्धि और विवेक काम करेगा, हम कितने अच्छे से बेसिक पढ़े हैं वो यहाँ पे काम करेगा। इसके अलावा जो बनेगा वो क्या है, ओके। तो पहला क्या है, एक है एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। देखिए हैलोजनीकरण की क्रिया जब भी होती है वो सूर्य के प्रकाश में तीव्र ताप में होती है, समझे ना, उच्च ताप पर होती है। तो ये आपका H न्यू जो लिखते हैं, ये H न्यू, ये आप लोगों को 11th में बताए थे, ये प्रकाश ऊर्जा को डिनोट करता है, इसको प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। अब इधर देखो, हाँ किसे ऐसा नहीं है, चले स्टार्ट करें। पहला नंबर जब हमने एल्केन बोला तो एल्केन आपको पता होना चाहिए, हाँ
एल्केन का सूत्र होता है CnH2n प्लस, क्लियर? एल्किन का सूत्र होता है CnH2n प्लस, सब लिखवाया हमने। इन दोनों में अगर अंतर किया जाए तो एल्केन में एल्किन से एक हाइड्रोजन ज्यादा है ना, 2n प्लस 1 है, ये 2n प्लस एल्केन, ये आपका क्या है और ये क्या है आपका एल्किल। एल्किल से एल्केन एक हाइड्रोजन ज्यादा है। एल्किल को हम डिनोट करते हैं किससे? R से। अगर R से हमें एल्केन बनाना है तो एक हाइड्रोजन इसमें ज्यादा मिले, ये हुआ। एल्किन में CH3 और इसके साथ एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? CH मीथेन। एल्किन का दो कार्बन का एल्किन क्या बनता है? CH3CH2, एक हाइड्रोजन और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? CH3CH3। 3 कार्बन का बनेगा CH3CH2CH2, ये क्या बनेगा आपका? एल्किन, और इसमें एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दीजिए तो ये आपका एल्केन हो जाएगा। एल्केनों का मतलब कि RH, समझ में आ रहे? एल्किन में एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए तो क्या बन जाता है? देखिए अब क्रिया विधि क्या दी है, कितना भी है उससे तुम लोगों को मतलब नहीं है। जो इंटर में पूछता है और रासायनिक समीकरण पूछता है कि आपने रासायनिक समीकरण कितने अच्छे से किया है, समझ में आ रहा? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो रटने पर प्राप्त होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको बिना रटे हम किस तरीके से कर सकते हैं। ओके, चलिए RH हैलोजनीकरण मतलब कि हैलोजन से रिएक्शन करना है, ठीक है। अब चलो यहाँ पे कुछ चीजें आप लोगों को मिलेंगी। हैलोजनीकरण मिलेगा तो इसका मतलब ये हो गया कि क्या जोड़ना है आपको? हैलोजन H2 है ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, क्लियर। हाइड्रोजनीकरण बोलेगा तो हाइड्रोजनीकरण ये अगर बोलेगा तो आपको क्या जोड़ना है? और एक सेंटेंस आएगा नाइट्रीकरण। अच्छा H2 जुड़ेगा तो 2x है, एक x जुड़ेगा, H2 है तो यहाँ पे 2x है ना, बोलो 8x जुड़ेगा उसमें जाकर के, और उसमें से जो निकलेगा वो दूसरे वाले एक्सिस से अलग हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जाकर के जुड़ेगा, वहां से जो निकलेगा वो उससे क्रिया करके आपका बना लेगा, ठीक है। नाइट्रीकरण, इसका मतलब ये होता है क्रिया करानी है आपको HNO3 से, है ना, और इसमें जो जुड़ता है वो NO2 और निकलता क्या है आपका OH। जो वहां से निकलेगा वो किससे रिएक्शन करेगा और जुड़ेगा कौन सा? NO2। फिर आता है आपका सल्फोनीकरण, क्या आता है? इसमें हम जोड़ते क्या है? H2SO। जुड़ने वाला इसमें जो होता है वो HSO3 होता है, HSO3 होता है, और निकलने वाला जो होता है वो आपका OH। मतलब जो वहां से निकलेगा वो OH से रिएक्शन करेगा। हैलोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण, नाइट्रीकरण, सल्फोनीकरण, ओके। इतने को हमें क्या करना होता है ये समझ में आ जाना चाहिए। अब इसी के साथ B लगे, B लग जाएगी, B हैलोजनीकरण, है ना, B हैलोजनी, तो इसका मतलब B मतलब हो जाए उसका निकलना। अगर हाइड्रोजन है वहां पे तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। B हाइड्रोजनीकरण का मतलब वहां से हाइड्रोजन बाहर निकलेगा यौगिक में, ठीक है। B मतलब इसका मतलब होता है जुड़ना, ये जाके जुड़ेंगे सारे, ये जोड़ने वाले प्रक्रम में, समझे ना, ये सारे के सारे जाकर के जुड़ेंगे, और जब उनके साथ में B लग जाए तो इसी का मतलब हो जाएगा वहां से वो निकलेंगे, ठीक है। समझ में आया? बोलो। चलिए ये हम करवाने चल रहे हैं हैलोजनीकरण। हमको बनाना क्या है? RX बनाना है तो बना लिया RX। अब देखते हैं बच्चा क्या है। ये H यहाँ से निकल गया, यहाँ 2x था, 1x जाकर के जुड़ गया, यहाँ H बचा है और यहाँ पे ये बन जाएगा आपका H। पहला रिएक्शन एल्किन में अगर हमें एक कार्बन में CH4 हो जाएगा, एल्किन का एक कार्बन CH3 लेंगे, ये जोड़ेंगे तो CH4 हो जाएगा ना, और इसका H2 का मान लीजिए आपने क्या ले लिया? Cl2, बोलिएगा। तो यहां से एक Cl जाकर के इसमें जुड़ेगा, CH3Cl बना लेगा, हेलो एल्केन हो गया। जो एक H निकला है वो एक Cl के साथ क्या बना लेगा? HCl। ऐसे मान लीजिए हम ले लिए CH3 यानी कि एथेन, ये क्या था आपका?
मीथेन। और ये क्या हो गया आपका एथेन। एथेन को अगर हम Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो फिर एक हाइड्रोजन जाकर के यहाँ से हटेगा CH3CH2Cl। बोलो, एक Cl जाके जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो वो हाइड्रोजन जो निकलेगा यहाँ एक Cl बचा है ना, उसके साथ क्या बना लेगा आपका HCl। अच्छा, जो बचते हैं उनका एक कंपाउंड बनता है। कंपाउंड बनने का लेकिन एक नियम है कि उनका कंपाउंड बनना चाहिए, ये नहीं कि जो मर्जी वो जोड़ दे। तो H और Cl का कंपाउंड बनता है, आपने पढ़ा भी है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना, समझ रहे हैं। तो ये आपका हो गया। अच्छा, इसको आप ये भी लिख सकते थे C2H6 plus Cl2 gives out C2H5Cl plus HCl। अरे इनको मिला करके लिख लीजिए, संरचना में इसमें। तो एक है, समझ में आ गया, एल्केनों का क्या हाइड्रोजन है, सही। आप समझ लीजिएगा कि यहाँ पे H है, H न्यू, ठीक है। तो प्रेरक को ये भी समझ लीजिएगा। पहले समझ में आया, हम मिटा दे रहे हैं, सुनो तो, हम मिटा दे रहे हैं। तो आपने R की जगह पे एक बार CH3 और एक बार क्या करना है C2H, बोले तो CH4 और C2H6 लेकर के क्लोरीन का, फिर उसके बाद ब्रोमीन का, फिर उसके बाद आयोडीन का, कितना करवा लेंगे, 2 2 4 2 6, इसमें 6 रिएक्शन बनेगा। यहाँ समझिए, घर में करके लेकर आइए, समझ में आया ना। अब इसमें समझने जैसा और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं भूल जाओगे, इसी से तुम्हें याद हो गया। रिएक्शन कतई मत रटो, यहाँ ये रटने वाली चीज नहीं है, इसको समझने वाली चीज है। रटना है तो इसको रटो और इसके हिसाब से रिएक्शन देना सीखो, है ना। अरे भाई देखो, हमें बनाना क्या है, सीधा सीधा तो ये देखो कि पहले बनाना क्या है, उस पर ध्यान दो, कंसंट्रेट उस पर करो। RH बनाना है, मतलब R रहेगा, ये जहाँ से हटना चाहिए, X आकर के जुड़ेगा, 2 X आपने लिया, एक X बचा है, तो ये X बना देगा ना, बस इतना समझो। ये समझ में आया, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। नहीं समझ में आएगा तो ये सारी चीजें वीडियो में है, बोल के देख लीजिएगा। H भी नहीं है, न्यू है, उसको भी पढ़ा जाता है। वो प्रकाश ऊर्जा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। किसको प्रदर्शित करता है, प्रकाश ऊर्जा, ठीक है। आगे चले, एक है और बोलो, मोनू चांदी लाल जो है बड़ा होशियार। अभी यहां तक पहुंचे, मोनू चांदी लाल, है ना। मोनो का हमने बताया था, मोनो कार्बोक्सिलिक के चांदी का सिल्वर लवण, ठीक है। मोनो कार्बोक्सिलिक का सिल्वर लवण। अब यहां पर समझ लीजिए पूरा अच्छे तरीके से, भूलना नहीं चाहिए। और कुछ भी अगर समझ में कम आता है कहीं पे तो बगल में हमारे साथ ही नोट कर लो, है ना। हम इतना मौका देने वाले नहीं है कि नोट करने के लिए रुके हम तुम लोगों को, बात समझे। समझते हुए नोट करिए, ना कर पाओ हमारा पैदा। चलिए हम लिखते पहले, समझते बाद में, लोग तरीके नहीं है ना। मोनो कार्बोक्सिलिक RCOOH, अगर H लगा है तो इसे पढ़ा जाएगा मोनो कार्बोक्सिलिक। H के जगह पर यदि कोई धातु लगा होगा तो क्या पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा धातु लगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, R की जगह मान लो हमने HCOOH ले लिया, ओके। R का न्यूनतम रूप H होता है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद CH3, फिर उसके बाद C2H5, फिर C3H7, ऐसे बनता है। R का न्यूनतम रूप क्या होता है, H। एल्किन को आप H भी रख सकते हो कहीं कहीं, सब जगह नहीं, ओके। अब जैसे हेलो एल्केन में RH होता है,
तो आर का न्यूनतम रूप अगर एच रख लेंगे तो ये HX पड़ा जाएगा, जो कि है एल्केन नहीं, ये एसिड हो जाएगा। तो आर के यहाँ पे वहाँ पे आप न्यूनतम एच रखेंगे जहाँ से पहले कार्बन होता है, पहले ही कार्बन उपस्थित होता है। आर का न्यूनतम रूप क्या बता रहे हो, एच वहाँ रखेंगे जहाँ पहले से ही तुम्हारे समूह में क्या उपस्थित हो, कार्बन। समझ रहे ना? अगर हमने एच रखा हो, यहाँ भी एच ही है समझ लो, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, IUPAC नाम में हमने बोला था जितना कार्बन हो उसका एल्केन प्लस ओइक अम्ल। बैठा रहा, कभी खरबूजा अरबूजा फूटते देखे है ना, वैसे फोड़ेंगे। हाँ, याद कर लो, अब तुम लोग याद कर लोगे, हमें कुछ नहीं दे दोगे। चलो ठीक है साहब, तब इसका पुरानी नाम पद्धति क्या नाम मिलेगा? अब इसमें बोलो, हम इसमें बहुत पूरा कानून खोल के बैठे, बोलो। हाँ, फार्मेनोइकम, पीट डालूंगा, अगली करेंगे फार्म और उसमें इक अम्ल जोड़ने को बोले तो ये फार्मिक अम्ल हो जाएगा। फार्मेनोइक बोल रही हो, फार्मिक अम्ल। CH3COOH अगर मान लीजिए, कितने कार्बन है? ये हो जाएगा एथेनॉइक अम्ल। कौन सी पद्धति? IUPAC, ठीक है। अगर पुरानी नाम पद्धति में पढ़े तो एसिड और उसमें इक अम्ल जोड़ेंगे तो एसिटिक अम्ल। ओके, अब इन जगहों पे ध्यान दीजिएगा। अब इन जगहों पे अगर कोई धातु लग जाए, ठीक है, ये धातु लग जाए, तब इसको हम एट करके पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एट, यानी कि ये आपका हो जाएगा फार्मेट, ये आपका हो जाएगा एसीटेट, है ना, ये आपका हो जाएगा सोडियम फार्मेट और ये आपका हो जाएगा सोडियम, ठीक है। IUPAC नाम सोडियम, इसको ऐसे पढ़ेंगे एट करके, तो क्या पढ़ जाएंगे? एथनो एट, O8 जोड़ते हैं ना, एथनो एट, सोडियम एथनो एट, सोडियम मेथनो एट, IUPAC के लिए। RCOO को 8 वाले में पढ़ेंगे, जब इसके साथ क्या लगा होगा? हाँ, RCOO के साथ अगर H लगा है जिससे क्या पढ़ेंगे इसको? अम्ल। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे? बोलो। ये तो पढ़ने का हो गया, अपने से देखिए। मोनोकार्बोक्सिलिक के सिल्वर लवण, मोनो चांदी लाल है, हैलोजनी करण या हैलोजन से क्रिया। क्या बोलोगे? मोनोकार्बोक्सिलिक के सिल्वर लवण की क्रिया हाइड्रोजन से कराने पर क्या बनता है आपका? RS, और इस क्रिया का नाम क्या है? बोरोडीन हुंडी सार अक्रिया। बोरोडीन हुंडी सार अक्रिया, ठीक है। जो हुंडीसार थे उन्होंने यहाँ पे हाइड्रोजन, हमने बोला ना, हाइड्रोजन में आपका Cl2 आएगा, Br2 आएगा, I2 आएगा, लेकिन खोजा किसके लिए गया था? Br2। बनाया सब जा सकता है, लेकिन खोजा किसके लिए गया था? तो वो भी आपको बी से पता चल जाएगा कि बोरोडीन हुंडी सार अक्रिया की मुख्य रिएक्शन उसमें होगी जिसमें Br2 से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। चले, मोनोकार्बोक्सिलिक RCOO के सिल्वर लवण, यहाँ Ag लगा दिया हमने, इसकी क्रिया हम हाइड्रोजन से करा रहे हैं H2 से, क्लियर। और यहाँ पे आपका उत्प्रेरक होता है सामान्यतः ईथर या एल्कोहल, ठीक है। मैक्सिमम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस होते हैं उनके लिए उत्प्रेरक या तो आपका मतलब ईथर होता है या फिर क्या होता है? एल्कोहल। बाई चांस अगर आपको नहीं मालूम है कि कौन सा उत्प्रेरक है तो आप इसके ऊपर एरो के ऊपर उत्प्रेरक अवश्य लिख दीजिएगा, है ना। एरो के ऊपर उत्प्रेरक लिख देने से आपको मान लीजिए याद नहीं हो उस समय, तो ये समझा जाएगा कि हाँ एक ये उत्प्रेरक अभिक्रिया है, और लगभग जितनी कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो किसी ना किसी उत्प्रेरक के उपस्थिति में होती है, समझे ना। उत्प्रेरक लिख लिया, क्या करेंगे हम यहाँ पे? गर्म करेंगे। क्या करेंगे? गर्म। ठंडे में मैक्सिमम रिएक्शन गर्म करने पर ही होता है, ठीक है।
ये इतनी चीज आप लोगों को लिखनी है। क्लियर? जो आपका टैलेंट देखा जाएगा, जो आपके जो है क्या कहते हैं, आप कितना केमिस्ट्री मालूम है वो देखा जाएगा, केवल और केवल रासायनिक समीकरण। आपने अभिकारकों का और उत्पादों का सही प्रयोग किया है कि नहीं किया है, समझे ना? बनाना क्या है हम लोगों को? बनाना क्या है? RX बनाना है। मतलब ये यहाँ पे और इससे एक x, H2 है, एक x और ये लग गया। अब बचा क्या है? COAG बचा है और x। अब इनका कंपाउंड देखो कुछ बनता है कि नहीं बनता है। तो C के साथ 2 ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड बनता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और Ag आपका +1 होता है, x का माइनस AgX, इसका भी कंपाउंड बन जाएगा आपका AgX। क्लियर? तो मुख्य अभिक्रिया में जैसे मान लीजिए हमने ले लिया CH3COOAg, नाम क्या होगा इसका? Ag का नाम है सिल्वर और इसने का नाम क्या पढ़ेंगे हम? एसीटेट। अभी तो बताया यार, इधर का नाम क्या पढ़ेंगे हम? एसीटेट, सिल्वर एसीटेट। इसका रिएक्शन हम कराने चल रहे हैं मुख्य अभिक्रिया में Br2 से। तो ये आपका क्या बनाएगा? CH3, एक Br पड़ेगा, CH3Br। मेथिल ब्रोमाइड, क्या नाम होगा इसका? मेथिल ब्रोमाइड। ये कौन सी पद्धति है? पुरानी पद्धति। और वैसे होगा ब्रोमो मेथेन, क्यों जी? आईपीएससी में ब्रोमो। तो आप लोग रिएक्शन देंगे तो उनका नाम भी उसके नीचे लिख के लाएंगे, समझे ना? अब आगे ये रिएक्शन क्या आएगा आपका? CH3Br बनाया, बोलो। Ag और एक Br बचा, AgBr बना लिया। और यहाँ पे CO है तो ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस का एरो लगा दीजिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है। ये रिएक्शन समझ में आया? अब यहाँ से आप मेथिल ब्रोमाइड बनाए हैं, C2H5Br भी बनाएंगे, एथिल ब्रोमाइड भी बना लेंगे। तो आर के यहाँ आपको क्या लेना होगा? आर के यहाँ CH3 लिए थे, आर के यहाँ C2H5 ले लेंगे, समझे ना? और ब्रोमीन लिया है, क्लोरीन भी ले लेंगे और आयोडीन। एक का 3 और दूसरे का 3, 6 रिएक्शन याद रखेंगे। 6 रिएक्शन आप लोग बना लीजिए, है ना? हो जाएगा। और इस अभिक्रिया का नाम क्या है? बोरोडीन उंडी सारक। कोई दिक्कत तो नहीं ना? अच्छे से समझ में आया ये? CH2 का लिखोगे, C2H5 लिखोगे। CH2 कोई एल्किल होता ही नहीं है। एक पहला एल्किल एक कार्बन के लिए CH3, उससे भी पहले मैंने एक कार्बन के लिए बताया है क्या होता है? H। R का न्यूनतम रूट H, फिर उसके बाद CH3, फिर C2H5, फिर C3H7। अब इसी को आप श्रेणी में भी बना सकती है, श्रृंखला में भी बना सकती है, ठीक है? हो गया भाई? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? और एक ही है मार्को। चलिए, ये आपका तीसरे नंबर का रिएक्शन है। एक का है एल्कीन, एल्कीनों का किससे क्रिया कराएंगे? ही मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, है बार क्या हो गया? हैलाइड। एल्कीन का मतलब जान रहे ना, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, जहां डबल बॉन्ड हो, ठीक है? और फिर उसके बाद हाइड्रोजन हैलाइड, इसको क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन RH लिखेंगे, हाइड्रोजन H, हैलाइड X, ठीक है? और ये जो है इन पर ये डबल बॉन्ड है। द्विबंध वाले यौगिक में कौन सी अभिक्रिया होती है सबसे ज्यादा? द्विबंध या त्रिबंध में? शाबाश, पिछले बताया है सबको। दो बंध या त्रिबंध में हमेशा सबसे पहले योग अभिक्रिया। यस सर। तो इतना देखते ना, देख देख के गुस्सा लग रहा है। द्विबंध या त्रिबंध हो तो किस में होता है? योग अभिक्रिया। योग अभिक्रिया का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड क्रम से किसमें चेंज हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में।
तो अब यहाँ पे कार्बन का 2 हाइड्रोजन है, बोलो कार्बन का 2 हाइड्रोजन है ना। जैसे ये सिंगल बॉन्ड में होगा कन्वर्ट, दोनों ही कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी। देखो कम हो गई, 3 है 3 तो पूरी हुई। कार्बन की वैलेंसी कितनी बताया है, 4 होती है, 3 है तो पूरी हुई। तो अब यहाँ पे दोनों को किसी न किसी चीज की जोड़ने की आवश्यकता है। ये HX है, एक के पास H जुड़ेगा और दूसरे के पास, और इसके जुड़ने का नियम जो है किसके अनुसार है, मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार, है ना, मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार। और मार्कोनी काफ का नियम क्या है, हैलोजन परमाणु मतलब X परमाणु उस कार्बन से जुड़ेगा, उस कार्बन से जुड़ेगा सही क्यों जुड़ेगा ऐसा, उस कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। ओके, ये मार्कोनी काफ का नियम है। ठीक है, मार्कोनी काफ के नियम को समझाइए। चलिए देखिए, CH2 डबल बॉन्ड, इसकी क्रिया किससे कराएंगे हम, HX से। अभी तो दोनों के पास हाइड्रोजन समान है ना, चाहे यहाँ H जोड़िए चाहे यहाँ H जोड़िए। तो हम यहाँ जोड़े अगर, तो ये बनाया आपका CH3 और ये बनाया आपका CH2। क्लियर, अभी ये हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। X मतलब समझ रहे हो ना, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी तुम्हें जो तुमसे पूछा जाएगा, बात समझे ना। अब यहाँ पे 3 कार्बन में मार्कोनी काफ का नियम लगेगा। योग अब क्रिया होगी, डबल बॉन्ड कन्वर्ट होगा सिंगल बॉन्ड में। सिंगल बॉन्ड में जैसे कन्वर्ट होगा, दोनों कार्बन के पास एक एक वैलेंसी कम हो जाएगा, दोनों के पास कुछ न कुछ जुड़ने आएगा। मार्कोनी काफ ने कहा कि ये जो हाइड्रोजन परमाणु है उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास क्या होगा, हाइड्रोजन कम होगा। इससे नहीं जुड़ेगा, इससे जुड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा फिर, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, H जाके यहाँ जुड़ जाएगा, CH2 है तो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में। ये समझ में आया, ये मार्कोनी काफ का नियम है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। तो एक ही है मार्को का मतलब, एक का मतलब एल्कीन पर, एल्कीन की क्रिया किससे कराएंगे हम, हाइड्रोजन हैलाइड से। एल्कीन की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड से किसके नियम के अनुसार होती है, मार्कोनी काफ का नियम क्या है, हैलोजन उस परमाणु से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा। इसका एक अपवाद है, वो अपवाद है आपका थायरस प्रभाव। अपवाद है, अपवाद को क्या कहते हैं, थायरस प्रभाव। क्या बोलते हैं, थायरस प्रभाव। अपवाद मतलब होता है उल्टा, है ना। तो इसका मतलब अगर हम उल्टा पढ़ रहे होंगे तो यह उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होगा, है ना। लेकिन थायरस प्रभाव केवल किसके लिए है, यहाँ पे क्या उपस्थित हो, प्राक्साइड, है ना, कार्बनिक यौगिक का प्राक्साइड उपस्थित हो या ऑक्सीजन अगर उपस्थित हो उत्प्रेरक के रूप में। अगर हम उत्प्रेरक के रूप में किसको ले लें, प्राक्साइड को, तब जो है यही क्रिया CH3 CH तुमको आगे और आगे और यहाँ पे आगे करते हैं, इधर ये डबल बॉन्ड CH2 हो गया HX। अगर यहाँ प्राक्साइड हुआ तो ये मार्कोनी काफ का उल्टा नियम हो जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, थायरस प्रभाव या प्राक्साइड प्रभाव, या प्राक्साइड प्रभाव। तो थायरस प्रभाव में अब ये X परमाणु किसमें जोड़ेंगे, इस कार्बन से जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो क्या बनाया आपने, CH3। अब यहाँ पे X लाके जोड़ेंगे, CH है तो ये हो जाएगा CH2, और ये आपका X यहाँ जुड़ जाएगा CH2S। समझ में आ गया ना, जाओ जल्दी आओ।